अगर आप एक गवर्नमेंट शिक्षक हैं और आपने बीएड किया है तो ये क्लास आपके लिए होने वाली है बेहद खास। हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। स्वागत है आपका अपने चैनल अध्ययन सेतु में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ये श्रृंखला चल रही थी एनआईओएस द्वारा संचालित ब्रिज कोर्स की, जो कि अनिवार्य रूप से 6 माह का प्रशिक्षण कोर्स होने वाला है उन शिक्षक भाई बहनों के लिए जिन्होंने बीएड किया हुआ है। अगर आप इस चैनल के व्यूवर्स या सब्सक्राइबर हों तो आपने देखा होगा कि इसी चैनल पे ब्रिज कोर्स के पहले पेपर के जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन थे जो एनआईओएस ने अपने पिछली परीक्षाओं में पूछा है, उसकी क्लासेस मैंने अपलोड कर दी हैं। अगर आपने नहीं देखा हो तो चैनल पे विज़िट करके देख सकते हैं। आज हम पेपर 2 के तीसरे चैप्टर की बात करेंगे, जिसका ये आखिरी क्लास होने वाला है। इससे पहले मैंने 3 क्लासेस ऑलरेडी इस चैप्टर से रिलेटेड करा रखी हैं। अब अगर आपने नहीं देखा तो उसे भी देख सकते हैं, मैं चैट बॉक्स में पिन कर दूंगी। आप वहां से उन क्लासेस को भी देख के अपने कुछ नंबर सुनिश्चित कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज के इस चैप्टर के, यानी जो पेपर 2 है हमारा शिक्षण शास्त्र एवं मूल्यांकन के चैप्टर 3 की बात करेंगे। और ये आखिरी क्लास होने वाली है इस चैप्टर की। देखिए प्रश्न क्या कहता है। ये शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न और इस चैप्टर का चौथा प्रश्न, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम की दृष्टि से देखी जाए तो। प्रश्न है, विद्यालय परिवार एवं समुदाय के समन्वय से सीखने के वातावरण को प्रभावी बनाने के उपाय लिखिए। यानी कि आपको बताना है कि विद्यालय परिवार और समुदाय से बच्चों के शिक्षा के वातावरण को कैसे प्रभावी बनाया जा सकता है। उत्तर देखते हैं। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है जो केवल विद्यालय तक सीमित नहीं है। बालक का विकास घर, विद्यालय और समाज तीनों के संयुक्त प्रभाव से होता है। यदि इन तीनों बच्चों के बीच समन्वय और सहयोग हो तो सीखने का वातावरण अधिक सकारात्मक, सुरक्षित और प्रभावी बन सकता है। इसलिए विद्यालय, परिवार एवं समुदाय के परस्पर सहयोग को शिक्षा की सफलता का आधार माना जाता है। दोस्तों, आपने अपनी कक्षाओं में देखा होगा कि आपकी कक्षाओं में भिन्न भिन्न परिवेश के बच्चे आते हैं जो अपने साथ अलग अलग पृष्ठभूमि के शब्द, अलग अलग सामाजिक वर्ग के शब्दों के साथ आते हैं। और जब ये सारे बच्चे आपस में बैठते हैं, एक दूसरे के साथ बात करते हैं, खेलते हैं या अधिगम करते हैं, तो इनका जो सामाजिक और सोशल चीज़ें हैं वो एक दूसरे में ट्रांसफ़र होती हैं। इनकी भाषाएं ट्रांसफ़र होती हैं, इनके एथिक्स, इनके मोरल्स, इनका पोस्चर, सब कुछ ही आपस में जब इंटरेक्शन करते हैं तो ट्रांसफ़र करते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि परिवार, विद्यालय और समुदाय का जो भूमिका है वो बेहद ख़ास है किसी भी बच्चे के अधिगम के लिए या उसके सोशल डेवलपमेंट के लिए। आइए बात करेंगे आगे विद्यालय, परिवार और समुदाय का महत्व। देखते हैं विद्यालय के बारे में। विद्यालय वह स्थान है जहाँ औपचारिक शिक्षा दी जाती है। यहाँ पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति और मूल्यांकन की व्यवस्थित व्यवस्था होती है। दोस्तों, विद्यालय में जब बच्चा आता है तो विद्यालय से बहुत सारी चीज़ें सीखता है, जैसे कि डिसिप्लिन्ड होना। मान लीजिए अगर एक बच्चा कभी भी आपकी कक्षा में आता है तो आप उसको बताएंगे कि विद्यालय आने का समय क्या है, विद्यालय में जो असेंबली आप कराते हैं उसका समय क्या है, और बच्चों को अपने विद्यालय में कितने बजे तक आ जाना चाहिए। तो सबसे पहले चीज़ तो बच्चा विद्यालय में आकर डिसिप्लिन सीखता है। दूसरी सी चीज़ सीखता है अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई करने के बाद सहयोग करना, संवेदनशीलता और बहुत सारी चीज़ें जब वो सोशल इंटरेक्शन करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि विद्यालय एक ऐसा परिवेश प्रदान करता है बच्चों को जहाँ बच्चा सहानुभूति, सहयोग, जिज्ञासा, डिसिप्लिन, ये सारी चीज़ें आके सीखता है। बात करेंगे परिवार की, तो परिवार बालक का प्रथम विद्यालय है। परिवार से ही बालक भाषा, आचरण, नैतिक मूल्य और सामाजिक व्यवहार सीखता है। दोस्तों, आपको पता है कि किसी भी बालक का या किसी भी बच्चे का जो प्रथम पाठशाला है वह उसका विद्यालय ही है। अपने साथ जब बच्चा एक विद्यालय में पढ़ने आता है तो अपने परिवार की भाषा लेके आता है। वह भाषा जिसको उसने अपने परिवार में अर्जित किया है, जिसको सीखने के लिए उसने कोई एफर्ट नहीं किया, कोई प्रयास नहीं किया,
कोई नियम नहीं बनाए, कोई व्याकरण नहीं रची, सिर्फ उसने अपने परिवार में रह के वो भाषा सीखी है, देखी है। बालक अपने घर में जैसे आचरण देखता है, जैसी नैतिक चीज़ें देखता है, वह उसको अनुकरण करके सीखता है। तो हम ये कह सकते हैं कि परिवार किसी भी बालक का प्रथम पाठशाला होता है। आगे देखिए, समुदाय सामाजिक अनुभव प्रदान करता है। समुदाय के माध्यम से बालक वास्तविक जीवन की परिस्थितियों, परंपराओं और सांस्कृतिक मूल्यों से परिचित होता है। जो समुदाय होता है उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के लोग होते हैं, और जब बच्चा इनके कांटेक्ट में आता है तो अलग अलग तरीके की चीज़ सीखता है। जब बच्चा सोशल इंटरेक्शन करता है तो उसके सामने भिन्न भिन्न प्रकार की परिस्थितियाँ आती हैं। उन परिस्थितियों को फेस करना, उन समस्याओं का समाधान करना, ये सारी चीज़ें बच्चा एक समुदाय में आके सीखता है। अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के संस्कृतियों को भी बच्चा समुदाय में आने के बाद ही सीखता है। आगे देखते हैं, जब ये तीनों एक दूसरे के साथ सहयोग और समन्वय स्थापित करते हैं तब बालक का सर्वांगीण विकास संभव होता है। यानी कि किसी भी बालक के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है कि बालक में परिवार की भूमिका, समुदाय की भूमिका और विद्यालय की भूमिका, तीनों का एकीकृत समन्वय हो, और तीनों का विशेष योगदान है किसी भी बच्चे के सर्वांगीण विकास में। इस बात से आप कतई डिनाई नहीं कर सकते हैं कि इनमें से अगर एक की भी भूमिका गौड़ हुई तो फिर बच्चे का सर्वांगीण विकास कहीं ना कहीं बाधित हो जाएगा। एकदम बिल्कुल सही बात है। सॉरी, हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। आगे देखिए, सीखने के वातावरण को प्रभावी बनाने के उपाय। कैसे हम आप किसी बच्चे के लिए सीखने के वातावरण को और अधिक इम्पैक्टिव बना सकते हैं और अधिक प्रभावी बनाते हैं, देखेंगे। पहला, नियमित अभिभावक शिक्षक बैठक, जिसको आप पीटीएम भी कहते हैं, पेरेंट टीचर मीटिंग। आइए देखते हैं इसे। विद्यालय में समय समय पर अभिभावक शिक्षक बैठक आयोजित की जानी चाहिए। इन बैठकों में विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रगति, व्यवहार एवं समस्याओं पर चर्चा की जाती है। इससे अभिभावक अपने बच्चों की वास्तविक स्थिति समझ पाते हैं और आवश्यक सुधार कर सकते हैं। यह संवाद विद्यालय और परिवार के बीच विश्वास को मजबूत करता है। आपको ये बात कतई बताने की आवश्यकता नहीं है कि कितना आवश्यक होता है एक बच्चे के परिवार या उसके अभिभावक से मिलना। जब तक आप बच्चे के अभिभावक से नहीं मिलेंगे तो बच्चे के घर में होने वाली जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको नहीं जान पाएंगे। तो आप हमेशा इस बात का प्रयास करें कि आप अपने बच्चों के अभिभावकों से समय समय पर मीटिंग करते रहें, जिसको पीटीएम कहते हैं। अपने स्कूलों में इस तरीके के कार्यक्रम का आयोजन करें, जिसके लिए गवर्नमेंट भी आपको हमेशा कार्यक्रम जारी करके देती है, इनफैक्ट डेट तक प्रोवाइड करती है कि आप नियमित अभिभावक बैठक करिए। छात्रों की प्रगति के बारे में अपने उन छात्रों के अभिभावकों से बात करिए, समझिए कि उनका जो व्यवहार है वो घर पे कैसा है, क्या कमी है और कैसी चीज़ें उनके अंदर अभी भी कमी है, जिसको आप डायग्नोज करें और उसके बाद उसके लिए उपचारात्मक शिक्षण कार्य कर सकें। अगला है अभिभावकों की सक्रिय सहभागिता। बिल्कुल सही बात है, जब तक कोई भी अभिभावक अपने बच्चों के प्रति सक्रिय नहीं होगा तो उस बच्चे में आप बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। आप विद्यालय में कितना भी उसको अच्छी शिक्षण दे सकते हैं, लेकिन जब तक अभिभावक सहयोग नहीं करेंगे, अभिभावक एक्टिव नहीं होंगे, तब तक बच्चा अच्छा नहीं करेगा। सपोज करिए कि जब आपने अपनी कक्षा में कोई चीज़ पढ़ाई और उससे रिलेटेड कोई काम बच्चों को दिया कि ये घर से करके लाना, और बच्चों के गार्जियन ने बिल्कुल उस पर ध्यान नहीं दिया, बच्चे स्कूल से घर जाने के बाद पूरे टाइम खेलते रहें, तो बच्चा कभी भी स्कूल में सीखी हुई चीज़ को दोबारा रिवाइज नहीं करेगा और इससे उसके जो अधिगम है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होंगी, स्ट्रांग नहीं हो पाएगा। देखते हैं इसको। अभिभावकों को विद्यालय की गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। यानी कि आप अपने अभिभावक से कहिए कि जो भी गतिविधि स्कूल में होती है आप कृपया करके उन सारे एक्टिविटीज़ में भाग लें, ताकि आप अपने बच्चे की प्रगति को देख सकें। गृह कार्य में सहयोग। अगर हम स्कूल में कुछ भी पढ़ा के उससे रिलेटेड कोई काम बच्चे को देते हैं तो उसको समझाने का कार्य प्रत्येक अभिभावक को करना चाहिए।
विद्यालय कार्यक्रमों में उपस्थित और विद्यालय में जो भी कार्यक्रम है उसमें सहयोग देने के लिए या उसमें शामिल होना चाहिए प्रत्येक अभिभावक को। बच्चों की रुचि और प्रतिभा को प्रोत्साहन। प्रत्येक अभिभावक को यह चाहिए कि वह इस बात का ध्यान दें कि उसके बच्चे की रुचि किस में है। आप हमेशा देखते होंगे कि अगर कोई भी अभिभावक अपने बच्चे की रुचि पहचान के उसको उस क्षमता अनुसार प्रेरित करता है तो वह बच्चा बहुत अच्छा करता है। सपोज करिए कि अगर एक बच्चे को बहुत अच्छा क्रिकेट खेलने आता है, वह हमेशा बैट बॉल लेके क्रिकेट खेलने की कोशिश करता है। किसी पेरेंट्स ने देखा कि उसके बच्चे को क्रिकेट में बहुत शौक़ है तो उसे अच्छी तरीके के अच्छी क्वालिटी के बैट बॉल ला के दिए, स्टंप ला के और ग्लव्स ला के दिए। तो उस बच्चे की रुचि को देखते हुए जब पेरेंट्स काम करेंगे तो बच्चे का जो स्किल है वो डेवलप्ड होगा। डजंट मैटर कि बच्चा किस फील्ड में है, बच्चे का मन पढ़ाई में है, खेल में है। आप बच्चे की रुचि को पहचानिए ना कि बच्चा आपका वास्तव में करना क्या चाहता है। तो जब अभिभावक बच्चे की रुचि को पहचानते हैं, उसको प्रोत्साहित करते हैं तो बच्चा कहीं ना कहीं बहुत अच्छा करता है। आगे देखिए, जब अभिभावक बच्चों की पढ़ाई में रुचि लेते हैं तो बच्चों में जिम्मेदारी और आत्मविश्वास की भावना विकसित होती है। बिल्कुल सही बात है। आप खुद सोचिए कि जब कोई भी गार्जियन या कोई भी पेरेंट्स बच्चे के साथ कॉपी किताब लेके बैठता है कि दिखाओ आज स्कूल में क्या पढ़ाया गया है या आज तुम्हें क्या काम मिला है, तो बच्चे के अंदर ये भावना आती है कि मेरे गार्जियन या मेरे माता पिता इन सारी चीज़ों को चेक करेंगे, तो वो स्व प्रेरित होता है सारे कामों को करने के लिए। और जब आप उन कामों को देख के आप बच्चों को अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं तो बच्चा खुद को प्रेरित करता है और उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। आगे देखते हैं, सामुदायिक संसाधनों का उपयोग। समुदाय में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग सीखने की प्रक्रिया को व्यवहारिक और रोचक बना सकता है। स्थानीय पुस्तकालय, संग्रहालय, बैंक, डाकघर और शैक्षिक भ्रमण। देखिए, आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था कि जो रिच रिसोर्सेस है ना, वो शिक्षण कार्य में बहुत हेल्पफुल होते हैं। कक्षा को बोरिंग नहीं होने देते हैं, कक्षा को लाइव रखते हैं, बच्चों को लाइव रखते हैं, बच्चों का इंटरेस्ट बना के रखते हैं। तो आप हमेशा अपने कक्षा में अलग अलग तरीके के रिसोर्सेज का प्रयोग करें। आप स्थानीय पुस्तकालय, संग्रहालय, बैंक, डाकघर जैसे शैक्षणिक भ्रमण पे बच्चों को ले जा सकते हैं। समुदाय के विशेषज्ञों यानी कि डॉक्टर, किसान, कलाकार को विद्यालय में आमंत्रित कर सकते हैं, जिससे बच्चा उनको अनुकरण करके उनको सुन के प्रेरित हो और सीखे। आगे देखिए, विद्यालय प्रबंधन समिति यानी कि एसएमसी की क्या भूमिका होती है किसी भी बच्चे के विकास में या सीख में। विद्यालय प्रबंधन समिति में अभिभावक, शिक्षक और समुदाय के सदस्य शामिल होते हैं। यह समिति विद्यालय के विकास, संसाधनों की व्यवस्था और शैक्षणिक योजनाओं में सहयोग करती है। सामूहिक निर्णय से उत्तरदायित्व की भावना विकसित होती है और पारदर्शिता बनी रहती है। तो आपको पता है, आप स्कूलों में अध्ययन कार्य करते हैं, आपके स्कूलों में एक एसएमसी होती है जिसमें आपके स्कूल के बच्चों के अभिभावक और टीचर सब शामिल होते हैं। गांव का प्रधान भी शामिल होता है। तो यह एक ऐसी समिति है जिसमें आप शैक्षणिक योजनाओं की चर्चा करते हैं और इसी के साथ साथ जितने भी लोग हैं उनमें भी उत्तरदायित्व की भावना विकसित होती है। आप भली भांति परिचित होंगे कि एक माह में एसएमसी की बैठक एक मंगलवार को होती है और उस बैठक में प्रत्येक अभिभावक के गार्जियन जिनको भी आपने आमंत्रित किया है वो आते हैं। आप उनके साथ डिस्कस करते हैं शैक्षणिक जो भी आपके पास शैक्षणिक योजनाएं हैं या उस पर्टिकुलर मंथ का जो आपका कार्यपत्रक आता है या कार्यवृत्ति बन के आती है, आप उस पर चर्चा करते हैं। आगे देखिए, सकारात्मक एवं सुरक्षित वातावरण का निर्माण। विद्यालय में अनुशासन, समानता और सौहार्दपूर्ण वातावरण होना चाहिए। परिवार में प्रेम, सहयोग और प्रोत्साहन का माहौल होना चाहिए। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया कि जब तक आप अपनी कक्षा को लाइव नहीं रखेंगे, भयमुक्त नहीं रखेंगे, तब तक किसी भी बच्चे का अधिगम स्ट्रांग नहीं हो सकता। बच्चा आपसे प्रश्न पूछने से झिझकेगा तो उसके जिज्ञासों का कहीं ना कहीं हनन होगा।
तो आप अपनी कक्षा को बिल्कुल सौहार्दपूर्ण रखें, कक्षा में अनुशासन रखें, समानता रखें, प्रत्येक बालक से अच्छे से बात करें, समावेशी कक्षा बना के रखें, नैतिक मूल्यों को बढ़ावा दें। ऐसा वातावरण बच्चों के मानसिक और भावनात्मक और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। आगे देखिए प्रभावी संचार व्यवस्था। विद्यालय, परिवार और समुदाय के बीच नियमित और स्पष्ट संवाद आवश्यक है, जैसे कि छात्र डायरी, मोबाइल संदेश, अभिभावक समूह या सूचना पत्र। इन सभी के माध्यम से आप स्पष्ट संवाद अपने बच्चों के अभिभावक से कर सकते हैं। अगर नियमित संवाद होते हैं तो जितनी भी गलत फहमियाँ होती हैं वो दूर होती हैं और सहयोग की भावना का विकास होता है। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा को बढ़ावा। तीनों के समन्वय से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा बालिकाओं को समान अवसर प्रदान किए जा सकते हैं। परिवार और समुदाय के सहयोग से विद्यालय समावेशी वातावरण निर्माण कर सकता है, जिससे प्रत्येक बालक को सीखने का अवसर मिले। तो समावेशी कक्षा आपको पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। एक पूरा ही चैप्टर मैंने समावेशी कक्षा का, जब पेपर 1 हम लोग पढ़ रहे थे, तो आखिरी चैप्टर 9 चैप्टर का समावेशी कक्षा वाले में हम लोगों ने पढ़ा था कि समावेशी कक्षा में प्रत्येक पृष्ठभूमि के सभी बच्चों का या चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड सभी बच्चों को समान रूप से आप शिक्षण देते हैं। आगे देखिए सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद प्रतियोगिता, विज्ञान प्रदर्शनी आदि आयोजित कर समुदाय और अभिभावकों को आमंत्रित किया जाना चाहिए। इससे बच्चों की प्रतिभा निखरती है और विद्यालय समुदाय संबंध मजबूत होते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि आपको अपने स्कूल में भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए और उसमें गार्जियंस जितने भी हैं उनको आमंत्रित करना चाहिए, जिससे कि बच्चों में भी डेवलपमेंट होती है सोशल, और बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है और जो गार्जियन हैं उनका विद्यालय के साथ जो रिश्ता है वो मजबूत होता है। निष्कर्ष क्या निकलता है कि विद्यालय, परिवार और समुदाय शिक्षा के 3 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। बिल्कुल हैं। इनके समन्वित प्रयास से सीखने का वातावरण अधिक प्रभावी, प्रेरणादायक और जीवन उपयोगी बनता है। जब तीनों मिलकर कार्य करते हैं तो शिक्षा केवल परीक्षा तक सीमित नहीं रहती, बल्कि बालक के सर्वांगीण विकास का माध्यम बन जाती है। अतः आवश्यक है कि बालक, परिवार एवं समुदाय के बीच निरंतर सहयोग, संवाद और सहभागिता बनी रहे, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता में निरंतर सुधार हो सके। तो दोस्तों, ये चौथा प्रश्न था इस चैप्टर का, जो कि सेकंड लास्ट था। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा क्लास। हम अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की, जो कि आखिरी होने वाला है इस चैप्टर का। इसके बाद हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे कल से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 5, बाल केंद्रित शिक्षण वातावरण क्या है? इसकी आवश्यकता, विशेषताएं एवं लाभों का वर्णन कीजिए। देखते हैं उत्तर इसका। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में बालक को शिक्षा का केंद्र माना गया है। पहले की पारंपरिक व्यवस्था में शिक्षक प्रमुख और छात्र केवल सुनने वाले होते थे, परंतु वर्तमान समय में शिक्षण की दिशा बदल चुकी है। अब शिक्षण प्रक्रिया में बालक की रुचि, आवश्यकता, क्षमता और अनुभव के अनुसार संचालित की जाती है। इस प्रकार के शिक्षण को बाल केंद्रित शिक्षण वातावरण कहा जाता है। चलिए समझते हैं इसको। हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि बच्चा आपका सेंटर्ड है, यानी कि बच्चे के इर्द गिर्द आपकी सारी शिक्षा व्यवस्था घूम रही है। अगर आपके बच्चे का इंटरेस्ट जिस फील्ड में है, आप उसी फील्ड को प्रयोग करके या उसी तकनीकी का प्रयोग करके बच्चों में शिक्षण का कार्य करेंगे। आप अपनी शिक्षण की प्रक्रिया को बच्चों के अनुसार बदलेंगे, बच्चों की क्षमताओं के अनुसार, बच्चों के अधिगम के अनुसार, अधिगम के सीखने की गति के अनुसार और उनके रुचि के अनुसार। देखेंगे, बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ यही होता है कि जब आप अपने शिक्षण कार्य को बच्चों को समर्पित कर दें, यानी कि जैसा बालक का इंटरेस्ट है, जैसे उनकी सीखने की गति है, जैसा उनकी क्षमताएं हैं, उस अनुरूप आप शिक्षण कार्य करें। हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी यही कहती है कि आप अपने शिक्षण को
बच्चों के अनुरूप ढालें, ना कि शिक्षा को एक तरह सारे बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करें, क्योंकि सारे बच्चे इंडिविजुअल हैं। सबके सीखने की गति अलग है, सबकी क्षमताएं अलग हैं, सबकी रुचियां अलग हैं। पहले के समय में क्या होता था, यानी कि जो पारंपरिक रूप से शिक्षण चला आ रहा है, उसमें शिक्षक प्रधान होता था, सिर्फ शिक्षक बोलता था और सारे बच्चे श्रोता थे, वो सुनते थे। लेकिन अब इस व्यवस्था को बदल दिया गया है। अब शिक्षक सिर्फ एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य कर रहा है। आगे देखिए, इस पद्धति में बालक की रुचि, योग्यता, अनुभव, गति तथा व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखा जाता है। यहाँ रटने के बजाय समझकर सीखने पर बल दिया जाता है। तो मैंने आपको अभी बताया कि इस प्रकार के शिक्षण में बच्चा केंद्र में होता है और आप बच्चे की क्षमताओं, रुचियों के अनुसार शिक्षण कार्य करते हैं और बच्चों को रटने की बजाय समझकर शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। आगे देखेंगे बाल केंद्रित शिक्षण की आवश्यकता क्यों, यानी कि आपकी व्यवस्था में ऐसे शिक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी जहां शिक्षण बाल केंद्रित हो। परंपराओं से चला आ रहा शिक्षण कार्य क्यों रिप्लेस किया गया, कोई तो इसकी वजह होगी। अगर कोई चीज़ रिप्लेस की जा रही है या कोई नई चीज़ पुरानी चीज़ की जगह ले रही है, तो जाहिर सी बात है कि पुरानी व्यवस्था में कोई ना कोई कमी होगी या नई व्यवस्था में कुछ और चीज़ें शामिल करके उसे और अच्छा और बेहतर बनाया गया रहा होगा। तो देखेंगे हम कि क्यों आवश्यकता पड़ी बाल केंद्रित शिक्षण की। सबसे पहले है व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखना। हर बालक की बुद्धि, रुचि, सीखने की गति और पृष्ठभूमि अलग अलग होती है। बाल केंद्रित शिक्षण वातावरण इन भिन्नताओं का सम्मान करता है। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रत्येक बच्चा अलग है, सबके सीखने की गति अलग है, सबकी क्षमता अलग है, उसके सीखने की गति, उसकी बुद्धि, उसकी रुचि अलग अलग है। तो इसलिए ऐसे बच्चों को ध्यान में रखते हुए, व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षण कार्य को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। नेक्स्ट है सक्रिय अधिगम को बढ़ावा। यह पद्धति बच्चों को सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करती है। वे प्रश्न पूछते हैं, चर्चा करते हैं और अनुभव के माध्यम से सीखते हैं। देखिए, जब आप अपनी कक्षा में बच्चों को एक्टिव रखेंगे, सारे बच्चों को एक साथ पेयर लर्निंग या ग्रुप लर्निंग के लिए प्रेरित करेंगे, तो बच्चा सोशली इंटरैक्ट करेगा और कुछ ना कुछ सीखता रहेगा। तो आप हमेशा यह कोशिश करिए कि बच्चों को ऐसा अवसर दीजिए कि बच्चे एक दूसरे से इंटरैक्ट कर सकें और उनसे कुछ सीख सकें। नेक्स्ट है रचनात्मकता और चिंतन का विकास। बालक को सोचने, कल्पना करने और समस्या समाधान खोजने का अवसर मिलता है। देखिए, जब बाल केंद्रित शिक्षा होती है तो बच्चों को स्वतंत्र छोड़ा जाता है कि वो समस्याओं का समाधान कर सके, स्वयं खोजें और स्वयं जानें। इससे बालकों में तर्क शक्ति का विकास होता है, कल्पना शक्ति का विकास होता है और उनके अंदर जो समस्या को समाधान करने की प्रवृत्ति होती है वो भी डेवलप्ड होती है। तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने कक्षाओं में बच्चों को अवसर दें कि बच्चा रचनात्मक चिंतन करे। नेक्स्ट है आत्मविश्वास का विकास। जब बच्चों को अपनी बात रखने और निर्णय लेने का अवसर मिलता है तो उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि जब बच्चे अगला है आत्मविश्वास का विकास। जब बच्चों को अपनी बात रखने और निर्णय लेने का अवसर मिलता है तो उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। गले में प्रॉब्लम है तो आवाज़ को बस अवॉइड करिए जब तक नहीं सही होता है। देखिए, अगर आप अपने बच्चों को अवसर देते हैं कि वो कुछ समस्याओं का समाधान करें, तो बच्चा सोचता है, समझता है और उस समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करता है और अंततः जब बच्चा समस्या का समाधान निकाल पाता है, यानी कि आप देख सकते हैं कि वह उस समस्या का समाधान निकाल के और आपके पास जब आता है और आप बताते हैं कि हाँ, उसने बिल्कुल सही बताया है या सही किया है, तो ऐसे बच्चों के आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा
बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाने का भी काम करती है। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा की आवश्यकता। यह पद्धति सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करती है, चाहे वो किसी भी बालक चाहे वो किसी भी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से क्यों ना हो। आगे देखिए, आप समावेशी शिक्षा के बारे में भली भांति जानते हैं कि आपकी कक्षा में किसी भी वर्ग का बालक या बालिका यानी कि विद्यार्थी हो तो आप सभी को समान अवसर प्रदान करते हैं, सभी को समान शिक्षण देते हैं। इस प्रकार से जब बाल केंद्रित शिक्षण की बात की जाए तो उसमें समावेशी शिक्षा भी आ ही जाती है। बाल केंद्रित शिक्षण वातावरण की क्यों आवश्यकता पड़ी है या क्या विशेषता है, आइए देखते हैं। इससे बालक की सक्रिय भागीदारी बढ़ती है। कक्षा में चर्चा, समूह कार्य, परियोजना कार्य और गतिविधि आधारित शिक्षण को महत्व दिया जाता है। दूसरा, शिक्षक की भूमिका मार्गदर्शक के रूप में। शिक्षक केवल ज्ञान देने वाला नहीं बल्कि सहयोगी और मार्गदर्शक होता है। तो परंपराओं से आ रही शिक्षा में क्या होता था कि शिक्षक जो होता था वो केंद्र में होता था और सारे बच्चे गौड़ होते थे, लेकिन अब शिक्षक की भूमिका गौड़ हो चुकी है। वह सिर्फ एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य कर रहा है, एक फैसिलिटेटर के रूप में कार्य कर रहा है, आपका सहायक बन के कार्य कर रहा है। आगे देखिए, अनुभवात्मक अधिगम यानी कि लर्निंग बाय डूइंग। प्रयोग, गतिविधि और वास्तविक जीवन के उदाहरणों द्वारा सीखना। जब आप बच्चे को करके सीखने का अवसर देते हैं तो बच्चा अपने वास्तविक जीवन से सीखता है। आगे देखते हैं, लचीला पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम को बालक की रुचि और आवश्यकता के अनुसार लचीला बनाया जाता है। नेक्स्ट है सकारात्मक और सहयोगी वातावरण। कक्षा में भयमुक्त और प्रेरणादायक वातावरण होता है जहां बच्चे स्वतंत्र रूप से अपनी बात रख सकते हैं। तो ये ऑलरेडी मैंने आपको सारी चीज़ें नेक्स्ट है लचीला पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम को बालक की रुचि और आवश्यकता के अनुसार लचीला बनाया जाता है, यानी कि अगर लगे कि बच्चे के अनुरूप वो पाठ्यक्रम नहीं है या बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रखने की आवश्यकता है तो थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल बनाया जा सकता है। आगे देखिए, सकारात्मक एवं सहयोगी वातावरण। कक्षा भय मुक्त और प्रेरणादायक वातावरण होना चाहिए जहाँ बच्चे स्वतंत्र रूप से अपनी बात रख सकते हैं। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि अगर आपकी कक्षा में कोई बालक बेझिझक कोई सवाल पूछ सकता है तो उसकी जिज्ञासा शांत होती है, वह अपनी बातों को रख सकता है, अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स आपसे कह सकता है। तो इसलिए हमेशा कक्षा का जो माहौल है वो भयमुक्त रखें। सतत एवं समग्र मूल्यांकन। परीक्षा केवल परीक्षा पर निर्भर न रहकर निरंतर मूल्यांकन किया जाता है। तो देखिए, आपको पता ही होगा कि सतत मूल्यांकन का अर्थ यही है कि आप किसी भी विद्यार्थी का आकलन सिर्फ लिखित रूप से ना करें बल्कि उसके सारे एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए उसका मूल्यांकन करें। बाल केंद्रित शिक्षण के लाभ। देखिए क्या क्या लाभ है बाल केंद्रित शिक्षा का। पहला है सीखना अधिक प्रभावी और स्थायी होता है। बच्चे समझ कर सीखते हैं जिससे ज्ञान लंबे समय तक याद रहता है। दूसरा है आत्मनिर्भरता का विकास। बच्चे स्वयं खोजकर सीखने की आदत विकसित करते हैं। तीसरा, सामाजिक कौशल का विकास। समूह कार्य और चर्चा से सहयोग, सहनशीलता और नेतृत्व क्षमता विकसित होती है। चौथा है रचनात्मकता और समस्या समाधान क्षमता में वृद्धि। बच्चे नए विचार प्रस्तुत करते हैं और समस्याओं का समाधान खोजते हैं। नेक्स्ट, आत्मविश्वास और अभिव्यक्ति कौशल में सुधार। बच्चों को अपनी बात रखने का अवसर मिलता है जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। नेक्स्ट है समावेशी और समान अवसर। सभी बच्चों को उनकी क्षमता के अनुसार सीखने का अवसर मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी सारे बच्चों को फ़ायदे होते हैं जब ये शिक्षा हमारा बाल केंद्रित होता है। बच्चा आत्मविश्वास की भावना उसके अंदर आ जाती है, बच्चे में सामाजिक कौशल का विकास होता है, उसकी रचनात्मकता में वृद्धि होती है, उसके तर्क शक्ति में वृद्धि होती है, उसकी अभिव्यक्ति में सुधार होता है। आगे देखिए, बाल केंद्रित शिक्षण वातावरण आधुनिक शिक्षा का महत्वपूर्ण आधार है। यह पद्धति बालक की रुचि, आवश्यकता और क्षमता को केंद्र में रखकर
शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाती है। इससे बालक का बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक विकास संभव होता है। अतः प्रत्येक शिक्षक को बाल केंद्रित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए ताकि शिक्षा वास्तविक रूप से जीवनोपयोगी और सार्थक बन सके। तो दोस्तों, ये आखिरी क्वेश्चन था इस सेशन का, इस चैप्टर का। नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में हम अगला चैप्टर और पहला पार्ट पढ़ेंगे। क्योंकि ये एक लंबा चैप्टर था और इसमें मैंने ये श्योर किया था कि कोई भी ऐसा प्रश्न हो जो महत्वपूर्ण हो और छूटे ना, तो इसलिए ये थोड़ा सा लंबा सेशन हो गया था। इसलिए आप लोग इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन ही एनआईओएस ने अपने पुराने एग्ज़ाम्स में पूछे हुए हैं और मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आपके एग्ज़ाम में भी देखने को आपको मिल सकते हैं। क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगले क्लास में हम अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे, जो कि पहली क्लास होने वाली है नेक्स्ट चैप्टर की। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए और देखते रहिए, जुड़े रहिए अध्ययन सेतु से। वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में भी शेयर कर लें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। आगे देखेंगे बाल केंद्रित शिक्षण की आवश्यकता क्यों, यानी कि आपकी व्यवस्था में ऐसे शिक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी जहां शिक्षण बाल केंद्रित हो। परंपराओं से चला आ रहा शिक्षण कार्य क्यों रिप्लेस किया गया। कोई तो इसकी वजह होगी। अगर कोई चीज़ रिप्लेस की जा रही है या कोई नई चीज़ पुरानी चीज़ की जगह ले रही है, तो जाहिर सी बात है कि पुरानी व्यवस्था में कोई ना कोई कमी होगी या नई व्यवस्था में कुछ और चीज़ें शामिल करके उसे और अच्छा और बेहतर बनाया गया रहा होगा। तो देखेंगे हम कि क्यों आवश्यकता पड़ी बाल केंद्रित शिक्षण की। सबसे पहले है व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखना। हर बालक की बुद्धि, रुचि, सीखने की गति और पृष्ठभूमि अलग अलग होती है। बाल केंद्रित शिक्षण वातावरण इन भिन्नताओं का सम्मान करता है। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रत्येक बच्चा अलग है, सबके सीखने की गति अलग है, सबकी क्षमता अलग है, उसके सीखने की गति, उसकी बुद्धि, उसकी रुचि अलग अलग है। तो इसलिए ऐसे बच्चों को ध्यान में रखते हुए, व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षण कार्य को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। नेक्स्ट है सक्रिय अधिगम को बढ़ावा। यह पद्धति बच्चों को सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करती है। वे प्रश्न पूछते हैं, चर्चा करते हैं और अनुभव के माध्यम से सीखते हैं। देखिए, जब आप अपनी कक्षा में बच्चों को एक्टिव रखेंगे, सारे बच्चों को एक साथ पेयर लर्निंग या ग्रुप लर्निंग के लिए प्रेरित करेंगे, तो बच्चा सोशली इंटरैक्ट करेगा और कुछ ना कुछ सीखता रहेगा। तो आप हमेशा यह कोशिश करिए कि बच्चों को ऐसा अवसर दीजिए कि बच्चे एक दूसरे से इंटरैक्ट कर सकें और उनसे कुछ सीख सकें। नेक्स्ट है रचनात्मकता और चिंतन का विकास। बालक को सोचने, कल्पना करने और समस्या समाधान खोजने का अवसर मिलता है। देखिए, जब बाल केंद्रित शिक्षा होती है तो बच्चों को स्वतंत्र छोड़ा जाता है कि वो समस्याओं का समाधान कर सकें, स्वयं खोजें और स्वयं जानें। इससे बालकों में तर्क शक्ति का विकास होता है, कल्पना शक्ति का विकास होता है और उनके अंदर जो समस्या को समाधान करने का की प्रवृत्ति होती है वो भी डेवलप्ड होती है। तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने कक्षाओं में बच्चों को अवसर दें कि बच्चा रचनात्मक चिंतन करे। नेक्स्ट है आत्मविश्वास का विकास। जब बच्चों को अपनी बात रखने और निर्णय लेने का अवसर मिलता है तो उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि जब बच्चे